Welcome to learning session. It's about the बात आती है related to the EKYC. Are you aware of EKYC? EKYC क्या होता है? आधार इनेबल्ड वेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं. अब EKYC होता है पेपरलेस, राइट? आप इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू. किसके थ्रू? आधार ऑथेंटिकेशन. और वो किसके थ्रू होती है? UIDAI के थ्रू. तो वो परमिट है. आरबीआई का जो केवाईसी डायरेक्शन है ना, उसके अंदर परमिट है. परमिटेड मोड्स कौन कौन से हैं? आधार ओटीपी बेस्ड, अगर आप ई केवाईसी करवाते हो, ठीक है, यानी कि आप कस्टमर का आधार नंबर ऑथेंटिकेट करते हो, ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर भेजा जाता है, तो डेमोग्राफिक जो डिटेल्स होती हैं लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, वो जनरेट होती हैं एंड वेरीफाई हो जाता है अकाउंट. एंड इसे हम क्या कहते हैं? वी से इट सच टू बी एनएफटीएफ. इस चीज को हम क्या कहते हैं? वी से टू बी एनएफटीएफ. एनएफटीएफ कहते हैं नॉन फेस टू फेस ऑन बोर्डिंग. क्या हुआ? सिर्फ ओटीपी बेस्ड हुआ ना, आधार ओटीपी बेस्ड. तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन बोर्डिंग किस बेस पर की? आधार ओटीपी बेस्ड. पहले तो ये, और आधार ओटीपी बेस्ड को हम क्या कहते हैं? वी से टू बी एनएफटीएफ, नॉन फेस टू फेस ऑन बोर्डिंग. दूसरा होता है आधार के बेस पर ही है लेकिन बायोमेट्रिक बेस्ड है. एक तो हो गया ओटीपी बेस्ड और दूसरा हो गया बायोमेट्रिक बेस्ड. आपका आइरिस स्कैन होता है या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, एक तो वो चीज होती है, या फिर एक ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन भी हो सकती है. इट कुड बी ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन. अब ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन में क्या होता है कि कस्टमर के द्वारा ना क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाता है. अब इसमें यूआईडीएआई की ऑथेंटिकेशन नहीं होती, इसको ओवीडी बेस्ड केवाईसी कहते हैं. एंड ये प्योर ई केवाईसी नहीं है. ये वाला जो ऑफलाइन आधार है, ये क्यूआर कोड बेस्ड होता है या एक्सएमएल फाइल बेस्ड होता है. जो कौन प्रोवाइड करेगा? कस्टमर ही प्रोवाइड करता है, राइट? मेजरली क्या है? ये दो चीजें, आधार ओटीपी बेस्ड एंड आधार बायोमेट्रिक. क्लियर है ये चीज? अब इस सिनेरियो में क्या होता है जब भी हम ई केवाईसी की बात करते हैं? दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, राइट? तो ये ओटीपी बेस्ड भी वेरिफिकेशन हो सकती है या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड इसकी वेरिफिकेशन हो सकती है. सो क्वेश्चंस यहीं से निकल करके बनते हैं, ठीक है? ये बेसिक्स हैं बिल्कुल. अगर आप इनको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार तो सब चीजें कवर हो जाती हैं आपकी. आपको और किन्हीं चीजों को गो थ्रू नहीं करना पड़ता. एंड ये इवन इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये चीजें. आपका बेसिक नॉलेज इंक्रीज होता है इसके साथ, राइट? चलिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द स्मॉल अकाउंट. कौन सा अकाउंट? छोटा खाता. देखो, जहां पर कस्टमर लो रिस्क कस्टमर है, वेयर द कस्टमर इज द लो रिस्क कस्टमर, मैंने आपको बताया था ना डिफरेंट कैटेगराइजेशन करते हो आप. सो कस्टमर जब आपको एक बार पता लग गया कि कस्टमर लो रिस्क कस्टमर है, राइट, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप कस्टमर के लिए एक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए कह सकते हो. लेकिन यहां पर कुछ लिमिट्स होती हैं. मान लो कस्टमर के पास ओवीडी नहीं है ना, उस केस में बहुत से कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो. तो वहां पर जस्ट आपको एक फोटोग्राफ लेना उनका, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, और उनके सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन ले लेना. डेट इज इट. आप अकाउंट ओपन कर सकते हो उनका. एंड ऐसा जो स्मॉल अकाउंट ओपन किया जाएगा ना, जस्ट विद द थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर्स और द फोटोग्राफ, डेट विल बी वैलिड फॉर द इनिशियल 12 मंथ्स. 12 महीने के लिए वैलिड होगा. फिर 12 महीने के अंदर अंदर, ये वाले 12 पहले 12 महीने के अंदर अंदर अगर उस पर्सन ने रिसीट जमा करवा दी कि हाँ भाई उसने ओवीडी के लिए अप्लाई करा है, तो ये 12 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा. यानी कि मैक्सिमम जो टेन्योर हो सकता है इस स्मॉल अकाउंट का वो 24 महीने का हो सकता है. एंड वंस द ओवीडी इज सबमिटेड देन इट्स ऑल फाइन. फिर इसको चाहे नॉर्मल केवाईसी अकाउंट में ओपन कर दो, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि आपने अकाउंट तो ओपन कर दिया, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगी क्योंकि स्मॉल अकाउंट है ना, तो स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन होंगी. तो टोटल जो क्रेडिट्स है फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते.
जो टोटल विड्रॉल है इवन एटीएम ट्रांजैक्शंस को मिला करके वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। आपका जो बैलेंस है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अकाउंट में वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं इस केस में। वन इट इज रिलेटेड टू द एग्रीगेट टोटल क्रेडिट्स, अदर वन इट इज एग्रीगेट विड्रॉल्स इन द मंथ, एंड तीसरा है बैलेंस एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन रिस्ट्रिक्शंस आपको याद में रखनी है, इनके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इट, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि इन दिस सिनेरियो जब हम स्मॉल अकाउंट की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो है लो रिस्क कस्टमर के लिए है, वैलिडिटी पीरियड 12 महीने के लिए होता है, अगर रिसीट जमा करवा दी तो 12 महीने और एक्सटेंड हो जाएगा। आप ओवरऑल एग्रीगेट क्रेडिट्स एक साल में 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, आप महीने में विड्रॉल 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, आपका बैलेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अकाउंट में 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज द स्मॉल अकाउंट। क्लियर है चीज। एंड ये उन्हीं ब्रांचेस में ओपन किया जाएगा जो सीबीएस है, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा ना पर्सन अलग अलग ब्रांचेस में ओपन कर देगा एंड मनी लॉन्ड्रिंग का एक पॉइंट बन सकता है, लूप होल बन सकता है। सो दिस इज ओनली टू बी ओपन इन सच ब्रांचेस जो कि सीबीएस लिंक्ड है, राइट। फर्दर सेकंड जो टाइप है अकाउंट की, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट। फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट, बाहर से कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है इंडिया में, तो उनको भी तो अकाउंट चाहिए ना। तो वो कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं? फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। एंड जो भी ऐसा अकाउंट ओपन करेगा फॉरेन स्टूडेंट, उसको कौन सा अकाउंट डेजिग्नेट करेंगे? वी से सच अकाउंट टू बी एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। एनआरओ अकाउंट का फुल फॉर्म क्या होता है? इफ यू डोंट नो अबाउट द एनआरओ अकाउंट, लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट इट। दिस इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ठीक है, यानी कि नॉन रेजिडेंट पर्सन ओपन कर रहा है अकाउंट को, तो अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट ओपन कर रहा है तो उसको हम एनआरओ अकाउंट का डेजिग्नेशन देंगे, राइट। एंड फर्दर अब ये जो अकाउंट ओपन किया गया है, दिस विल बी इन रुपी डिनोमिनेशन, रुपी में ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? देखो, पासपोर्ट चाहिए जहां पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, होम कंट्री में क्या एड्रेस है उसका प्रूफ होगा, एंड फर्दर साथ में उनकी फोटोग्राफ चाहिए, लेटर जिस जो बेसिकली उनको ऑफर कर रही है कि हाँ भी उनकी एडमिशन हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो लेटर चाहिए। लोकल एड्रेस के लिए उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, कि उनका ये लोकल एड्रेस है, वो 30 डेज के अंदर अंदर उनको बेसिक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ये अंडरटेकिंग नहीं दी या एड्रेस वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तो वो फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस जो उनकी आएगी, यानी कि बाहर से जो पैसा मंगवा रहे हैं, वो 1000 USD से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। एंड जो पैसा वो मैक्सिमम विड्रॉल कर पाएंगे अनटिल और अनलेस दे हैव नॉट वेरीफाइड देयर एड्रेस, वो 50,000 से ज्यादा का बैलेंस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, 50,000 से ज्यादा का बैलेंस विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर वेरीफाइड नहीं एड्रेस, और 1,000 USD से ज्यादा पैसा अपने अकाउंट में मंगवा नहीं पाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी नेशनैलिटी का है, तो पहले आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा अकाउंट को ओपन करने से पहले, अदरवाइज अकाउंट ओपनिंग वॉन्ट बी अलाउड। इन केस द स्टूडेंट इज ऑफ पाकिस्तानी नेशनैलिटी और बांग्लादेशी नेशनैलिटी, उस केस में ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। इन दैट सिनेरियो दिस रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड। ठीक है, तो जब तक ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज या फिर जब तक आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तब तक फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस जो अलाउड है दैट इज जस्ट 1,000 USD, एंड जो मैक्सिमम विड्रॉल भी कर सकते हो वो भी सिर्फ 50,000 का अलाउड है। देन इट इज अ ओटीपी बेस्ड eKYC अकाउंट। अभी आपको पता है ना, आधार बेस्ड ओटीपी अकाउंट ओपन किए जाते हैं, नॉन फेस टू फेस, जो हम ऑन बोर्डिंग कहते हैं, नॉन फेस टू फेस, NFTF कहते हैं इनको। मैं इसलिए शॉर्ट टर्म्स बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा लिखा हुआ जाता है, दे डू थिंक लाइक कि आपको ये चीजें पता है, ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि आप बैंक प्रमोशन का एग्जाम दे रहे हो, तो ये कंफर्म्ड होनी चाहिए चीजें, राइट। तो ओटीपी बेस्ड अगर eKYC अकाउंट है तो कंसेंट डिक्लेरेशन ले रहे हो, एंड अगर आप कंसेंट डिक्लेरेशन ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, कि कोई भी आपका अकाउंट ओपन पहले नहीं है नॉर्मल वाला, तो आप ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपन करोगे। जो एग्रीगेट बैलेंस होगा इस तरह के अकाउंट में वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता,
एंड जो एग्रीगेट क्रेडिट है पूरे के पूरे साल में क्रेडिट एंट्रीज हैं वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि कभी आपने 5,000 जमा करवा दिया, कभी 10,000 जमा करवा दिया, तो टोटल एग्रीगेट पूरे के पूरे साल में जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड जो एग्रीगेट बैलेंस है सभी अकाउंट्स का, लेट्स से 5 ओटीपी बेस्ड अकाउंट है, तो सभी अकाउंट्स का जो आपका एग्रीगेट बैलेंस है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड अगर कोई लोन सैंक्शन किया गया है तो सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन सैंक्शन किया जा सकता है, कोई सीसी लिमिट आपको सैंक्शन नहीं की जा सकती है। एंड ये जो एग्रीगेट अमाउंट होगा ना लोन का भी, वो 60,000 से ज्यादा का आपको सैंक्शन नहीं किया जा सकता। एंड ओटीपी बेस्ड अकाउंट के केस में एक रिस्ट्रिक्शन और रहती है कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। एंड अगर आपका लोन चल रहा होगा तो कोई भी फर्दर डेबिट अलाउ नहीं किया जाएगा। So CDD, customer due diligence, is to be done within a period of 1 year. That is also a restriction in the case of the OTP based eKYC account. Clear है ये पार्ट? यहां तक के पॉइंट्स अगर क्लियर हो गए हैं, डू कंफर्म टू मी एट द अर्लीस्ट सो दैट वी कैन फर्दर प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक ना इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है, राइट? सो आई वांट कि आप साथ के साथ क्लैरिटी जरूर देते रहें कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का आपको बेसिक बता देता हूं। देखो, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एक प्रोसेस है जिसमें आप बेसिक कस्टमर्स को असेस करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको वेरीफाई करते हो ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ना हो, फाइनेंस रिलेटेड कोई क्राइम ना हो जाए। तो सीडीटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने कस्टमर की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि कस्टमर ने आपको प्रूफ तो दे दिए, अब आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को असेस करना है एंड एंश्योर करना है कि जो ट्रांजैक्शंस कस्टमर करने वाला है ना वो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, वो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो, राइट? सो इसमें ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जैसे कंपोनेंट हम कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इट, तो एक टॉपिक इसका कंपोनेंट मैं कह सकता हूं कि वो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, राइट? नाउ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन वुड बी रिलेटेड टू कि आप ऑब्टेन करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं जो भी ओवीडीज होते हैं, ठीक है? एंड पैन कार्ड लेते हैं या फॉर्म 60 साइन करवाएंगे, फोटोग्राफ आप लेते हैं उनसे, राइट? एंड फर्दर आप बेनिफिशियल ऑनर आइडेंटिफिकेशन करते हो कि बेनिफिशियल ऑनर कौन है, कि ऑनरशिप किस पर्सन की है। लाइक फॉर द केस ऑफ द कंपनी, फॉर द केस ऑफ कंपनी बेनिफिशियल ऑनर कौन कहलाएगा? जिस पर्सन के पास कंपनी का 10% या उससे ज्यादा का स्टेक है। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म के केस में भी ऐसा ही है। अगर आपका कैपिटल कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के केस में या प्रॉफिट जो में हिस्सेदारी जो है 10% से ज्यादा की है, देन यू आर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। इसी तरह से जो ऑथर होते हैं ट्रस्ट के केस में, ट्रस्टीज होते हैं, बेनिफिशियरीज होते हैं जिनका 10% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट होता है, दोज आर बेनिफिशियल ऑनर, राइट? तो दैट इज द केस, यानी कि कंट्रोलिंग पर्सन कौन कौन से, मेजर मेजर चीज ये वाली होती है, तो उनको हम बेनिफिशियल ऑनर कहते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है बिकॉज उनको उनके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोक्योर करने पड़ेंगे ना, राइट? ये चीज होती है। फर्दर तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिटी प्रूफ है, उनके ऑब्टेन करते हैं एंड आप नेचर ऑफ एक्टिविटीज को समझते हैं एंड फर्दर आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ भाई वो बंदे सही हैं, कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, जो कॉम्बैटिंग विद फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड गाइडलाइंस, आप उनको फॉलो कर पा रहे हैं, राइट? सो दैट इज द केस। And this is of multiple types, like we are having the basic due diligence, simplified due diligence, enhanced due diligence. Now what do you mean by these? देखो, एक तो होती है बेसिक ड्यू डिलीजेंस। बेसिक यानी कि सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आपने करा एंड दैट इज ऑल डन। एक होती है सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस जो आपने स्मॉल अकाउंट्स के केस में अलाउ करी है। बेसिक यानी कि नॉर्मल खातों में जो कर रहे हो, एंड सिंप्लीफाइड होती है जो स्मॉल अकाउंट्स के केस में ड्यू डिलीजेंस कर रहे हो। फिर एक होती है इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। मान लो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ठीक है, कोई पीईपी है या फिर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, राइट? या फिर कोई एनएफटीएफ ऑन बोर्डिंग हुई है,
नॉन फेस टू फेस ऑन बोर्डिंग हुई है आपके पास, या हाई रिस्क कंट्री से है, ज्योग्राफी से है, तो ऐसे पर्सन किस में आएंगे, दोज विल बी कवर्ड अंडर द इनहैंस्ड ड्यू डिलीजेंस। अब इनहैंस्ड ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है कि आपको अलग से और डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे, उनसे ऑब्टेन करने पड़ेंगे। दैट इज द इनहैंस्ड ड्यू डिलीजेंस, वही बेनिफिट रहेगा ना, अदरवाइज बेनिफिट ही क्या है। तो आपको अलग से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे ऑब्टेन करने पड़ेंगे। एंड देर इज periodic अपडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो सीडीडी है दैट शुड बी डन ऑन ऑनगोइंग बेसिस, ये ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर है, दिस इज ऑन ऑनगोइंग बेसिस। एंड आपको periodic डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। इन केस अगर कस्टमर लो रिस्क कस्टमर है तो आप 10 साल में एक बार अपडेशन करेंगे, अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 8 साल में एक बार कम से कम आपको बेसिकली करना पड़ेगा, अपडेशन करना पड़ेगा, और अगर हाई रिस्क कस्टमर है तो आपको 2 साल में डॉक्यूमेंट्स को periodically अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज टू बी डन। क्लियर है पॉइंट ये वाला, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। फर्दर अगर कस्टमर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलते हैं तो पहले आप क्या करोगे, नोटिस दोगे। अगर डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उस केस में आप नोटिस दोगे। एंड नोटिस कितना दोगे आप, पहले 3 महीने का नोटिस दोगे। 3 महीने का नोटिस दिया, अगर अभी भी कंप्लीट नहीं है तो आप पार्शियल फ्रीज कर दोगे। यहां पर आप पार्शियल फ्रीज कर दोगे, यानी कि डेबिट फ्रीज कर दिया लेट से। फिर 3 महीने का नोटिस और चला गया, और यानी कि ये 3 महीने का और नोटिस गया, यानी कि टोटल 6 महीने हो गए, तो यहां पर टोटल फ्रीज कर दोगे, यानी कि डेबिट क्रेडिट दोनों फ्रीज हो गए। और अब अगर आपने कंप्लीट बंद करना है ना अकाउंट को, तो दैट कैन बी डन वन स्टेप अहेड अथॉरिटी के द्वारा, आप खुद नहीं कर सकते। जो एक स्टेप आगे की अथॉरिटी है वो बंद करेगी अकाउंट को, दोज आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.